80% कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने, 20% स्टिल है। और वो इंशाल्लाह ताला कल कंप्लीट हो जाएगा। कल मोस्ट प्रोबेबली हम थोड़ा अर्ली क्लास रखने का प्लान कर रहे हैं ताकि कंप्लीट कर दें। तो 4 बजे आप लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल 4 बजे शाम में आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। आप लोगों को मैनेजमेंट जो है वो इन्फॉर्म कर देगी, लिंक बता देगी। लेकिन यही सोच रहे थे क्योंकि मुझे एटलीस्ट 3 सेशंस चाहिए। देखें, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को डेफिनेटली गेन हो, चीजें क्लियर आउट हो ना। ठीक है, तो जो टॉपिक्स रह गए हैं वो हम मोस्टली क्लियर कर लें और कल हमारे कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का ये मेडिसिन इमरजेंसी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा कल। तो क्योंकि सेशंस अब आज भी मैं 3 सेशन का मेरा बिल्कुल प्लान है। ठीक है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? होपफुली आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस कोर्स को। 5 to 6 पीट्स ओपीडी है। अच्छा जी, 5 से 6। चलें देखते हैं। देखते हैं जस्ट। जाहिर बात है, सबका आप लोगों का सबका इनपुट होगा तो ही बात है। 6 बजे के बाद देखते हैं अब। वो डिस्कस करूंगा मैं, फिर जैसा फिजिबल होगा एकेडमी आप लोगों को इन्फॉर्म कर देगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। खैर एनीवे, अभी तक एवरीथिंग यस। यस, थैंक यू सुल्तान, सुल्तान खान। थैंक यू फॉर योर कमेंट। बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। और यही है कि चीजें काफी क्लियर आउट कर रहे हैं, काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर आउट हो रहे हैं। होपफुली आप सब लोगों को कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएंगे तो देखें मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाती है जब हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स हम लोगों के क्लियर हो जाते हैं ना। सिर्फ रट्टाफिकेशन चीजें नहीं है, रट्टा मारना तो बुक्स आप लोगों को, आप लोगों के पास बहुत मटेरियल अवेलेबल है। लेकिन अगर हम लोग उसका बेसिक समझ जाते हैं, चीजें समझ जाते हैं, तो देन फिर क्वेश्चंस उसी में से ही हो रहे होते हैं, एग्जाम्स में भी, वाइवाज में भी, ओस्पी में भी। हमारे जो टॉक्स होता है हमारा, या ओस्पी या वाइवा या प्रैक्टिकल एग्जाम, तो मोस्टली जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। अच्छा, कितने लोगों ने अभी तक जो है वो वर्कशॉप के लिए एनरोल कर लिया? होपफुली मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से कि इंशाल्लाह आईवी फ्लूइड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की वर्कशॉप जो है, मैं आप लोगों होपफुली, क्योंकि परसों से वो स्टार्ट है। ठीक है ना। ये था, आई थिंक देख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, इमरजेंसी फ्लूइड मैनेजमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट, हम बड़े अच्छे इसमें मॉड्यूल्स रखे हैं हम लोगों ने। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त इंशाल्लाह ताला ये वर्कशॉप होने वाली है। 6 डेज की है, ऑलमोस्ट 1 वीक है। 1 वीक की वर्कशॉप रखी है, लेकिन इसमें मटेरियल बहुत ज्यादा है और बाकायदा इसको वर्कशॉप के तरीके से ही कराया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है आप लोगों को सारा थ्योरी के बाद जो है वो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स के साथ, प्रैक्टिकली क्लिनिकल सिनारियोज के साथ प्रेजेंट करके कि कौन सा फ्लूइड किस सिनारियो में आप लोगों को चूज करना है। वो तकरीबन ऑलमोस्ट टोटल अगर कोर्स की वर्कशॉप की बात करूं मैं तो 100 के करीब जो है वो सिनारियोज हैं, और 100 के करीब जो है वो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए इसमें रखे हैं, जिसके थ्रू हम लर्निंग करेंगे कि किस पेशेंट में किस कंप्लेन के साथ आए तो हमें कौन सा फ्लूइड देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें कैसे करनी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शंस कैसे हैं, ट्राली क्या है, टाको क्या है। ट्राली और टाको बड़े फेमस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, वाइवा के और ओस्पी के भी क्वेश्चंस हैं कि ट्राली क्या है, टाको क्या है। ठीक है ना, दोनों का डिफरेंशिएट कैसे करना है, दोनों को मैनेज कैसे करना है, ट्राली और टाको को। ठीक है, तो ये भी है। और फिर ब्लड प्रोडक्ट्स, प्लेटलेट है, क्रायो प्रिसिपिटेट है, पीपीसी है, जो मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा था, पीपीसी कैसे देंगे। तो बड़ी चीजें इसमें रखी हैं। फिर फोकस क्या है, सीवीपी और फोकस में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, किस तरीके से हम असेस करेंगे पेशेंट को, अगर आईसीयू में है आपका, सीवीपी पर है तो उसका फ्लूइड स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो बड़े पॉइंट्स इसके अंदर जो है वो रखे हैं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि फ्लूइड्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, इतना सिंपल नहीं है। हर चीज 0.9% से लाइन नहीं होती कि बस स्टार्ट करें और हम लगाएं फिर। जाहिर बात है, अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग फ्लूइड है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनरोल करें, या अपने जानने वालों को भी जो है वो, अपने कुलीग्स को भी आप इन्वॉल्व करें कि इस वर्कशॉप के लिए। तो मैं तो चाहता हूँ जितने ज्यादा कैंडिडेट्स हों तो उतना ज्यादा मजा आता है इसमें, ऑब्वियसली डिस्कशन में। ठीक है ना। तो बहरहाल एनीवे, तो हम स्टार्ट करें आज का टॉपिक। राइट, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? ठीक है, हम एंडोक्राइन इमरजेंसीज के ऊपर हैं, और एंडोक्राइन इमरजेंसीज
डिस्कस कर रहे हैं। राइट, कल हम पहुंच गए थे मिक्स एडिमा कोमा के ऊपर ना। ठीक है, तो हम थायराइड की इमरजेंसीज को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को एक पिक्चर शो की थी। चलते हैं आगे। ठीक है, ये पिक्चर शो की थी जिसमें हम जो जो चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर कोई डिजीज होगी तो उसको पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी हम डिस्कस करेंगे। थायराइड, अभी हम थायराइड पर हैं क्योंकि थायराइड इमरजेंसीज बहुत कॉमन है आप लोगों की रूटीन में भी। और तो थायराइड और हाइपर पैराथायराइड को हम डिस्कस कर लेते हैं। थायराइड स्ट्रोम और मिक्स एडिमा कोमा दो बड़ी कॉमन इमरजेंसीज हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डीके और एचएचएस। अच्छा, एचएचएस का पुराना नाम जो है ना होक था। ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, कहीं कहीं बुक्स में या कहीं कोई पुराने एग्जामिनर होते हैं ना तो वो अभी भी वही जो है वो दे देते हैं। ठीक है, HONC के होक जिसको हम बोलते हैं ना, हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा, तो होक भी कहते हैं इसको, एचएचएस को। लेकिन रिसेंटली अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने बाद में इसको क्या किया कि एचएचएस कर दिया, हाइपर ओस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट। अब इसको होंक नहीं कहते। तो कभी कोई एग्जामिनर आप लोगों से पूछ ले कि भाई होंक और एचएचएस में क्या फर्क है, तो आप लोग बता सकते हैं कि जो होंक था हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा, उसी को जो है वो उसका पुराना नाम था। अब रिसेंटली इसको शिफ्ट कर दिया गया है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है हाइपर ओस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट, एचएचएस। क्यों किया गया है? क्योंकि इसके ऊपर बड़ी क्वेश्चंस थे कि भाई इसका नाम क्यों चेंज किया गया है। ठीक है, तो आप नाम से सोच सकते हैं कि हाइपर ओस्मोलर तो उसमें भी था, हाइपर ओस्मोलर इसमें भी है, क्योंकि इसकी ओस्मोलिटी तो यहाँ पर बढ़ेगी। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसमें, क्योंकि इसमें कीटोसिस कीटोएसिडोसिस नहीं होती थी एचएचएस में, तो उधर भी नॉन कीटोटिक। मगर बिल्कुल नहीं होती ऐसा तो नहीं है ना कि नॉन कीटोटिक। नॉन कीटोटिक हम कैसे कह सकते हैं? कीटोएसिडोसिस इसमें होती है बट बहुत कम, माइल्ड। आप देख सकते हैं जो डिफरेंशिएटिंग टेबल्स मैंने आप लोगों को दिखाई थी डीके में और एचएचएस में, उसमें ये कि थोड़ा माइल्ड कीटोन्स बन सकते हैं, नॉर्मल भी आ सकते हैं, तो नॉन कीटोटिक तो नहीं हुआ, तो इसलिए उसको निकाल दिया। दूसरा, नॉन कीटोटिक कोमा कहते थे उसको। कोमा क्योंकि हर पेशेंट कोमा के साथ प्रेजेंट नहीं करता था। ठीक है, तो इसलिए उन लोगों ने वो नाम निकाल दिया कि भाई इसमें जरूरी नहीं है कि होप का पेशेंट आपको कोमा के साथ ही प्रेजेंट करे। ठीक है, तो पेशेंट हो सकता है कि आपके साथ स्टूपर में है, जैसे मैंने कल डिस्कस किया उसमें स्टेज आ रहा था आपका, ड्राउजी है पेशेंट आपका। तो दो फीचर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा कांस्टेंट नहीं थी या नील वाली पोजीशन नहीं थी। सम हाउ पेशेंट कैन प्रेजेंट विद कोमा, सम हाउ पेशेंट कैन प्रेजेंट विद सम कीटोएसिडोसिस। तो मिक्स पिक्चर थी, ओवरलैपिंग थी, इसी वजह से इसका बेहतर नाम दिया इन लोगों ने, हाइपर ओस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट। ठीक है, तो होंक भी हम इसको कहते हैं। कई दफा बुक्स में आप लोगों को मिल सकता है, या पुराने जो एग्जामिनर्स हमारे बैठे हुए हैं ना माशाल्लाह, प्रोफेसर साहब जो होते हैं हमारे, वो इस तरीके के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों से ये भी शेयर कर लूं कि हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा, होंक जिसको हम कहते हैं, वो एचएचएस है, वो उसका पुराना नाम था। अब ये रिप्लेस हुआ, क्यों? क्योंकि हर पेशेंट नॉन कीटोएसिडोसिस, बिल्कुल मतलब कीटोन्स है ही नहीं, ऐसा नहीं है उसके साथ प्रेजेंट नहीं होता या कोमा के साथ प्रेजेंट नहीं होता, तो इसी वजह से इसके नाम को चेंज किया गया है। राइट, क्लियर है? चलें आगे हम लोग, खैर। ठीक है ना। तो पीके की पिक्चर भी हो गई, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो गया था हमारा। कल हम डिस्कस कर रहे थे थायराइड पर, थायराइड स्ट्रोम। अच्छा देखें, थायराइड स्ट्रोम और मिक्स एडिमा कोमा दो बड़ी इमरजेंसीज हैं थायराइड की। और ये दोनों लिंक्ड किससे हैं? ये आपकी हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड की इमरजेंसीज है। सिंपल आप याद कर सकते हैं कि थायराइड स्ट्रोम क्या है भाई, थायराइड का तूफान आ रहा है, तो तूफान कहाँ से आया है? हाइपरथायराइड। ठीक है, हाइपर थायराइड पहले ही ऑलरेडी एक तूफानी कैफियत है। अगर हाइपर थायराइड आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हाइपर थायराइडिज्म का पेशेंट आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इमरजेंसी में आ जाता है, एंटी थायराइड मेडिकेशन नहीं ले रहा, तो पेशेंट आपका थायराइड स्टोन के साथ प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्या क्या फीचर्स होती हैं वो मैंने आप सब लोगों को कल डिस्कस कर लिए हैं कि ये लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज होती हैं। ठीक है, प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? वही है कि नॉन कंप्लायंट टू मेडिकेशन है, पेशेंट आपका ले नहीं रहा, पेशेंट को कोई जो है वो पेशेंट, इस तरीके के पेशेंट्स में मल्टीपल कोमॉर्बिड्स होते हैं। अगर लेट सपोज वो डायबिटिक भी है और हाइपरथायराइड भी है, जो कि होते हैं बहुत सारे लोग, आप लोगों को पता है, तो डीके की प्रेजेंटेशन या एमआई अगर पेशेंट को हुआ तो वो प्रिसिपिटेट कर देगा और पेशेंट आपका हाइपरथायराइडिज्म का प्रेजेंट कर सकता है इमरजेंसी में विथ थायराइड स्टोन। ठीक है, तो क्या होता है इसमें हाइपर, फीचर्स क्या मिलेंगी? फीचर्स आपको हाइपरथायराइडिज्म की समझें वही सारी पिक्चर्स होंगी जो हम हाइपरथायराइडिज्म की पढ़ते हैं, लेकिन वो सब एग्जैजरेट हो चुकी होंगी, ये समझ।
ठीक है ना, तो सिंपल है। अब डायरिया हाइपरथायराइडिज्म में भी होता है, लेकिन थायराइड स्टोन में समझ लें कि बहुत ज्यादा डायरिया होगा। तो ये फीचर्स इसकी, क्योंकि जिसको पहले आप लोगों को इमरजेंसी समझने के लिए हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म को माइंड में रखना पड़ेगा। तो थायराइड स्टोन इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म एंड मिक्स एडिमा कोमा इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोथायराइड पेशेंट। ठीक है, तो ये दो इमरजेंसीज, दो थायराइड इमरजेंसीज होती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको स्कोरिंग बताई थी कल, स्कोरिंग चार्ट भी शेयर किया था लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा आप लोगों से ये भी शेयर कर लूं। देखें, हम लोग थायराइड की जो रिपोर्ट्स लिख रहे होते हैं, वो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, थायराइड प्रोफाइल करा लें। भाई थायराइड प्रोफाइल तो हम लिख देते हैं, थायराइड प्रोफाइल हो भी जाती है, लेकिन लेब के अंदर एक होता है फ्री T3 और एक होता है फ्री T4। ये अलग अलग आपके थायराइड हार्मोन्स हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन हमेशा आप जब भी मेंशन करें थायराइड प्रोफाइल, या आपको अगर सिर्फ T3 या T4 या TSH आपको कराना है, तो आप लिखा करें कि फ्री T3 और फ्री T4। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही रिलायबल है, ये एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, अगर हम लिख देंगे टोटल T3 और टोटल T4, तो वो प्रोटीन बाउंड होती है और वो इतने रिलायबल नहीं है, ये याद रखिएगा मेरी बात। ठीक है, वो रिलायबल नहीं, क्योंकि टोटल के अंदर आपका T3 और T4 जो है वो बाउंड होता है प्रोटीन से, और प्लस उसमें फ्री वाले भी शामिल होते हैं, तो वो इतना ज्यादा रिलायबल नहीं होता। एक्टिव फॉर्म जो थायराइड की है वो फ्री T3 और फ्री T4 है। तो जब भी आप पेशेंट को थायराइड की लेब्स लिखें, कोशिश किया करें कि फ्री T3 या फ्री T4 लिखा करें। ठीक है, अगर टोटल लिखना है तो वो प्रेगनेंसी की स्टेट में हम करा लेते हैं, क्योंकि उसमें हमें प्रोटीन की बाइंडिंग देखनी होती है। प्रोटीन में आप लोगों को पता है कि उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाती है थायराइड की। लेकिन नॉर्मल किसी भी पेशेंट को अगर स्क्रीन करना हो आपको हाइपरथायराइड के लिए या हाइपोथायराइड के लिए, तो आप हमेशा अलग से मेंशन किया करें लेब में फ्री T3, फ्री T4 एंड TSH। राइट, आई होप कि ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, और थायराइड स्ट्रोम को कैसे मैनेज करेंगे? भाई थायराइड स्ट्रोम में देखें, प्रॉब्लम था सिंपैथेटिक सिस्टम का। तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि ओवर एक्टिव सिंपैथेटिक सिस्टम तो पहले ही एक्टिव हो रहा था। थायराइड स्ट्रोम में क्या होगा, एक तूफान आ गया तो सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा भाई, आपका जो है वो प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और डिक्रीज पेरिफेरल कन्वर्जन होगी T3, T4 और T3 से। ठीक है, T4 T3 में कन्वर्ट होता है पेरिफेरली, प्रोटीन से बाउंड होते हैं आपके थायराइड हार्मोन्स। फिर जब एक्टिव, दोनों ही एक्टिव होते हैं, बट T3 मोस्ट एक्टिव फॉर्म है, ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि द मोस्ट एक्टिव फॉर्म, थायराइड फॉर्म कौन सी होती है थायराइड हार्मोन की? T3। ठीक है, मैनेजमेंट में भी मैंने आप लोगों को बता दिया क्या क्या करेंगे। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव है तो सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर दें, ओरल प्रोप्रानोलोल एड्रीना, हम जो एंड्राल की टेबलेट दे देते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड आ जाते हैं आपके ओरल ड्रॉप्स के अंदर, वो दे सकते हैं। सोडियम आयोडाइड आ जाती है IV, वो दे सकते हैं। ठीक है ना, कार्बिमाजोल और एंटी थायराइड ड्रग्स, प्रोपाइल थायोयूरेसिल, मेथिमाजोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, वही सारी सपोर्टिव मैनेजमेंट है। आपको असल मैनेजमेंट तो वही करनी पड़ेगी कि पेशेंट को बीटा ब्लॉकर और एंटी थायराइड ड्रग्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रोप्रानोलोल, इंड्राल टेबलेट अक्सर देख रहे होंगे आप, नियोमर्काजोल की टेबलेट्स चल रही होती हैं, उसमें आपका क्या है, कार्बिमाजोल है आपका। नियोमर्काजोल के नाम से जो टेबलेट आती है कि 3 खाएं और 3 दोपहर और 3 शाम, हम स्टार्ट में एंटी। तो मैनेजमेंट थायराइड स्ट्रोम की ऑलमोस्ट वही होगी जो आपकी हाइपरथायराइडिज्म की है, मगर कुछ एडिशनल, क्योंकि इसमें डोज आपको बढ़ाना है। अगर तूफान आ रहा है तो तूफान को कंट्रोल करने के लिए आपको दवाइयां भी समझ लें, डोज भी तूफान वाला चाहिए, सिंपल है। ठीक है, तो आप इसके अंदर हम स्टेरॉइड भी देते हैं उस वक्त मैनेजमेंट के लिए। चाहे स्टेरॉइड तो आप इधर भी देंगे, स्टेरॉइड आप हाइपोथायराइड में भी देंगे, ये देख लें हाइड्रोकॉर्टिजोन, डेक्सामिथाजोन, इसके बगैर तो जो है ना वो ये तूफान कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि इट कैन लीड टू सिंपैथेटिक सिस्टम को हमें जो है वो सबसाइड करना है। मिक्स एडिमा कोमा पे आ जाते हैं। मिक्स एडिमा कोमा अगेन थायराइड की कॉम्प्लिकेशन है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे थायराइड स्टोन को, जो कि कॉम्प्लिकेशन थी हाइपरथायराइडिज्म की। अब हम डिस्कस करेंगे मिक्स एडिमा कोमा को, जो कि कॉम्प्लिकेशन है हाइपोथायराइड की। तो अब जो मिक्स एडिमा कोमा को आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप हाइपोथायराइडिज्म को माइंड में रख के चलिएगा। हाइपोथायराइडिज्म की पिक्चर बना लें माइंड में, तो आपको मिक्स एडिमा कोमा समझ आएगा। सिंपल है। ठीक है, सिवियर हाइपोथायराइडिज्म लीडिंग टू डिक्रीज मेंटल स्टेटस, हाइपोथर्मिया एंड अदर सिम्टम रिलेटेड टू स्लोइंग ऑफ फंक्शन मल्टी। सिंपल है कि भाई हाइपोथायराइडिज्म को, अगर कोई पेशेंट आपका हाइपोथायराइड का पेशेंट है, मेडिसिन नहीं ले रहा, नॉन कंप्लायंट है, ठीक है, ऑलरेडी थायरोक्सिन पे था या उसको पता ही नहीं है वो हाइपोथायराइड है, इवन डायग्नोज नहीं हुआ,
पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आ जाता है, उसका मेंटल स्टेटस जो है वो डिस्टर्ब है, पेशेंट हाइपोथर्मिया के साथ प्रेजेंट कर जाता है, ठीक है। अब इसमें देखें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद करने हैं, आपको याद हो जाए, ठीक है ना। हाइपोथायराइड का पेशेंट, डिक्रीज मेंटल स्टेटस, हाइपोथर्मिया, और सिम्टम्स क्या होंगी। अब हाइपोथायराइड है, हाइपो में हर चीज स्लो हो जाती है, बस ये याद रखें, हर चीज स्लो है, हर फंक्शन स्लो है, हर ऑर्गन का फंक्शन स्लो है, ठीक है। हाइपरथायराइड में हर ऑर्गन का फंक्शन तेज हो जाता है आपका, और हाइपोथायराइड में क्या होता है, हर फंक्शन स्लो हो जाए, तो जितने भी ऑर्गन है हमारे, सबके फंक्शन स्लो डाउन हो जाए। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट फीचर मेंटल स्टेटस और हाइपोथर्मिया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है विथ हाई मोर्टेलिटी रेट, ये याद रखिएगा। मिक्स एडिमा, कोमा, बहुत, ये जो भी डिस्कस हो रही है, ये इमरजेंसी कंडीशंस हो रही हैं, ठीक है। फॉर्चुनेटली इट इज नाउ ए रेयर प्रेजेंटेशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, लाइकली ड्यू टू अर्लियर डायग्नोसिस एज a रिजल्ट ऑफ वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच असेज। बहुत अच्छा हो गया है। पहले के जमाने में क्योंकि मिसडायग्नोस होती थी, हमारे पास इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी कि हम टीएसएच लेवल्स को फ्रीक्वेंटली मॉनिटर कर सकें, पेशेंट के थायराइड लेवल्स को मेंटेन कर सकें। लेकिन अब क्योंकि है, लेकिन कम कम हो गई है, मिक्स्ड एडिमा कोमा प्रेजेंटेशन आजकल कम है, बट स्टिल जो है आप लोगों को डायग्नोसिस या डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हाइपोथायराइड का पेशेंट कभी भी आता है आपके पास, हाइपोथर्मिया के साथ आ जाता है, मेंटल स्टेटस उसका अल्टर्ड हो रहा है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है, तो यू हैव टू सस्पेक्ट द मिक्स्ड एडिमा कोमा एंड स्टेज ऑफ अनट्रीटेड और इनसफिशिएंटली ट्रीटेड हाइपोथायराइडिज्म। देखें आ गया ना, कि अगर पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे या इनसफिशिएंटली ट्रीट करेंगे हाइपोथायराइडिज्म को, तो पेशेंट आपका मिक्स्ड एडिमा कोमा के साथ आ सकता है। या थायराइड की हिस्ट्री के बाद बहुत सारे लोग जो है मिक्स्ड एडिमा कोमा डेवलप करते हैं, ठीक है। रेडियो आयोडीन हो गई, डिफॉल्ट थायराइड हार्मोन थेरेपी जो हम करते हैं, ठीक है। प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या है भाई, हाइपोथर्मिया, पेशेंट का अगर बॉडी टेम्परेचर लेस देन 95 से नीचे गिरता है तो वो भी प्रिसिपिटेट करेगा पेशेंट, क्योंकि हाइपोथर्मिया तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मिक्स्ड एडिमा कोमा की, ठीक है। तो वो इन्फेक्शंस, लाइक नमूनिया का पेशेंट, अगर लेट सपोज हाइपोथायराइड के पेशेंट को नमूनिया हो गया, पेशेंट के हाइपोथायराइड के पेशेंट में इस्कीमिक हार्ट डिजीज भी बहुत ज्यादा कॉमन है, आप लोगों को पता है। हाइपोथायराइड के पेशेंट में डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल, और ये भी ज्यादा कॉमन है, ये भी इनकी फीचर है। तो जो हाइपोथायराइड की फीचर्स हैं, या जो कंडीशंस हाइपोथायराइड को प्रिसिपिटेट करती हैं, वही फीचर्स क्या करेंगी, ऑलमोस्ट आपका मिक्स्ड एडिमा कोमा को प्रिसिपिटेट करेंगी। अगर हाइपोथायराइड के पेशेंट को एमआई हो गया, अगर हाइपोथायराइड के पेशेंट को स्ट्रोक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, नमूनिया हो गया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कुछ ड्रग्स यूज कर ली, हाइपोथायराइड का पेशेंट लेट सपोज हाइपोथायराइड मेडिसिन पर भी नहीं था, और सेडेटिव्स और ट्रैंकुलाइजर्स और एनेस्थेटिक्स यूज कर ली, तो ये प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर होगा, दिस पेशेंट कैन गो इनटू मिक्स्ड एडिमा कोमा, ठीक है। ट्रोमा और जीआई ब्लड लॉस अगर हो गया, अगर आपको हाइपोथायराइड का पेशेंट भी आपके पास जीआई ब्लीड के साथ आ सकता है, हाइपोथायराइड के पेशेंट को भी ट्रोमा हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई आरटी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो दीज आर द कंडीशंस दैट कैन प्रिसिपिटेट द पेशेंट, ठीक है। क्या होगा, पैथोजेनेसिस क्या है, देखें। इंपॉर्टेंट यही है कि एक चीज याद रखें, हर चीज स्लो डाउन होती है, हर चीज स्लो डाउन होती है, तो क्या होगा स्लो डाउन में, देखें T4 कम हो गया, T4 कम होगा तो क्या होगा, इंट्रासेलुलर T3 कम हो गया, ठीक है। मैंने बताया ना, T4 आपका पेरिफेरली कन्वर्ट होता है, मोस्ट एक्टिव फॉर्म है T3, ठीक है। फिर कार्डियोवेस्कुलर पे क्या इंपैक्ट डालेगा, ठीक है, आइनोट्रोपिज्म है, किरण, हर चीज कम होगी। आप देख सकते हैं डाउन एरो लगी हुई है, बस ये याद कर लें, कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, ब्लड वॉल्यूम भी कम होगा, ब्लड प्रेशर भी कम होगा, पेशेंट शॉक में भी जाएगा, ठीक है। तो हाइपोथायराइडिज्म या मिक्स्ड एडिमा कोमा को माइंड में लेके चलेंगे तो आप लोगों को हर चीज डिक्रीज की तरफ नजर आएगी, इंक्रीज नहीं है, ठीक है। वेजो कंस्ट्रिक्शन जो हो रही है, वो यहाँ पर आपको जो इंक्रीज पॉइंट नजर आ रहा है, वो इसका एज ए रेस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है, जब पेशेंट हम शॉक शॉक डेवलप करते हैं या ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन नेचुरली आपका रेस्पॉन्स में काउंटर एक्ट के तौर पे होती है, ठीक है। अदरवाइज आप ज्यादातर एरो देख रहे होंगे के डाउन गोइंग है, ठीक है। थर्मोजेनेसिस, टेम्परेचर भी आपका क्या होगा, डाउन होगा, डिक्रीज होगा, हाइपोथर्मिया, सेंसिटिविटी टू हाइपरकेपनिया, ये भी डिक्रीज होगी, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, सेरिब्रल एनोक्सिया, सीएनएस के ऊपर क्या इंपैक्ट डालेगा, ये इसने बता दिया। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, जब T3 आपका डिक्रीज हुआ, जो कि बेसिक पैथोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी है, तो क्या क्या इंपैक्ट डालेगा, कार्डियोवेस्कुलर पर क्या इंपैक्ट डालेगा, आपका थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम पर जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और क्या इम्पैक्ट डालेगा फ्लूइड बैलेंस पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास आ गई, और देखें सोडियम भी लो है, कई दफा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मिक्स एडिमा कोमा में इज एसोसिएटेड विद हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। तो जब आप लोगों को ये मेरा पॉइंट याद होगा ना, कि हर चीज डाउन गोइंग है, तो आप
कहेंगे हाँ भाई ये हाइपोनेट्रीमिया के साथ एसोसिएटेड है, बात ही खत्म। ठीक है ना। तो ये देखें छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट्स बन गए ना, तो फिर क्वेश्चंस यहीं से निकल रहे होते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये सारी फीचर्स क्या हैं, ये सारी फीचर्स मिक्स्ड एडिमा कोमा की क्या, ये हाइपोथायराइड की पिक्चर्स हैं। हाइपोथायराइड में क्या क्या मिलेगा हमें, इंटॉलरेंस टू कोल्ड, रिसीडिंग हेयरलाइन, फेशियल आईलिड एडिमा, डल बैक एक्सप्रेशन, वही सारा है। सिलो सिलो हर चीज सिलो डाउन मिलती है। इस तरीके के लोग लेजी होते हैं, सुस्त होते हैं, हमें पता है हाइपोथायराइड का मतलब ये है कि जो इवन हम कुलीग्स में कह रहे होते हैं कि भाई ये तो बहुत सिलो है, इसके रिफ्लेक्सिव सिलो है, क्या इसको हाइपो हाइपो में तो नहीं जा रहा है, ये हाइपोथायराइड तो नहीं है। ठीक है, लेडीज में मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंसेस होंगी। ठीक है, सब नॉर्मल टेम्परेचर, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया हर चीज डाउन। वही पॉइंट याद रख लें, हर चीज डाउन। ठीक है, वेट गेन होता है, वेट गेन होता है, वेट बढ़ता है, वेट को याद कर लें, वेट बढ़ता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कम होगी, थिकेंड स्किन है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस है। हाइपरथायराइड में क्योंकि थायराइड हार्मोन का काम है वेट के ऊपर, हाइपरथायराइड में वेट लॉस होता है, हाइपोथायराइड में वेट गेन होता है, ये याद कर लें। ठीक है, बाकी इस तरीके के पेशेंट मोस्टली आपको जो है ना, और उधर डायरिया होता है, इधर कॉन्स्टिपेशन होता है, तो हाइपरथायराइड को उलट करके देखेंगे तो हाइपोथायराइड हो जाएगा आपका। ये देखें अब फिजिकल फाइंडिंग्स में क्या है भाई, ये कोमाटोज और सेमी कोमाटोज है, ड्राई कोर्स स्किन, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मिलेगी, थिन ड्राई एयर मिलते हैं, डिलेड रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन, हाइपोथर्मिया, पेरिकार्डियल प्लूरल इफ्यूजन, एसाइटिस पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। मैं एक पेशेंट का वाकया बता दूं, एक 10 साल का लड़का मेरे पास इमरजेंसी में आया था, और ये मेरी मेडिसिन की रेजिडेंसी थी, एफसीपीएस की, और मैं लॉन्ग टाइम अगो, और मेरा ये पहला केस डायग्नोज था। ठीक है, 10 साल का बच्चा मेरे पास आया, और मेडिसिन वार्ड के अंदर। ठीक है, ऑल दो के जाना तो उसको पीड्स में चाहिए था, बट आई डोंट नो व्हाई पर वो पीड्स में उसमें आया था हमारे पास, तो ओपीडी बेस पर आया था। और उस पेशेंट को सिर्फ स्क्रोटल स्वेलिंग थी और कुछ भी नहीं था। जब उसका अल्ट्रासाउंड हुआ हुआ था तो उसको हाइड्रोसील भी थी। ठीक है, हाइड्रोसील थी और कुछ भी नहीं था उसको। तो और बाकी लड़का वो एक्टिव था। आप यकीन करेंगे, मैंने उसकी थायराइड प्रोफाइल कराई, थायराइड प्रोफाइल कराई, और वो हाइपोथायराइड डायग्नोज हुआ। तो ये जो फ्लूइड है ना सेक्स में, सेक्स मतलब पेरिकार्डियल सेक हो गई, प्लूरल सेक हो गई, आपकी एसाइटिस हो गया, उस बच्चे की प्रेजेंटेशन हाइपोथायराइड की सिर्फ स्क्रोटल स्वेलिंग या हाइड्रोसील के साथ थी। तो ये मुझे पेरिकार्डियल प्लूरल इफ्यूजन और एसाइटिस से याद आया ये केस, और उसको पेशेंट को हमने हाइपो उसको दिया, और पेशेंट जो है वो रेस्पॉन्स कर गया, उसकी हाइड्रोसील खत्म। ठीक है, तो बहरहाल फ्री T4 लो एंड TSH हाई। ठीक है, क्या मिलेगा भाई, TSH हाई मिलता है इसमें। ठीक है, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में हर चीज डाउन होती है, वेट उलट है, और TSH जो है वो हाई हो। हाइपरथायराइड में हर चीज बढ़ती है लेकिन TSH कम होता है, उलट है। ठीक है, इफ द T4 इज लो एंड TSH लो, नॉर्मल कंसिडर पिट्यूटरी हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है भाई, अगर T4 भी लो आपको मिले, नॉर्मली क्या मिलता है आपको, फ्री T4 लो मिलेगा। फ्री T4 देखें हर जगह फ्री यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये मेंशन किया करें जब आप लेब्स कराया करें, तो मेंशन किया करें कि फ्री T3 है या फ्री T4 है। हम लोग सिर्फ लिख देते हैं थायराइड हार्मोन्स या T4 T3, या जो है वो टोटल करके लिख देते हैं, तो वो नहीं है रिलायबल आपका। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, हाइपोथायराइडिज्म में हमें थायराइड हार्मोन कम मिलते हैं, तो भाई T4 आपको लो मिलेगा। मगर TSH क्योंकि इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो TSH आपको हाई मिलेगा। इफ द T4 इज लो एंड TSH भी लो मिल रहा है, एंड TSH लो है या लो टू नॉर्मल मिल रहा है, तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, प्राइमरी और सेकेंडरी के कॉजेज है ना, उसमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स यही होते हैं। ठीक है, फिर इसके फर्दर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, हाइपोथायराइडिज्म का एक वेरिएंट है यू थायराइड 6 सिंड्रोम। ठीक है, ये भी बड़ा एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, यू थायराइड 6 सिंड्रोम। ठीक है, क्या होता है इसमें, इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे, केराटिनिन कराएंगे, और कैसे इसको फर्क करेंगे इसको। इसमें आपको लो T3 मिलेगा, नॉर्मल और लो TSH मिलेगा, नॉर्मल फ्री T4 मिलेगा। ये यू थायराइड है। यू थायराइड का मतलब ही है कि ऑलमोस्ट आपको नॉर्मल मिलेंगी चीजें। ठीक है, लेकिन T3 देखा जाए तो आपको लो मिलेगा इसमें। ठीक है, नॉर्मल भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर T3 लो मिलेगा, नॉर्मल और लो TSH मिलेगा आपको। TSH के ऊपर अगर हम आएंगे तो या तो आपको नॉर्मल मिलेगा या TSH लो भी मिल सकता है। ठीक है, और नॉर्मल फ्री T4। तो ये इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, फिर हम यू थायराइड 6 सिंड्रोम से ये सिनारियो की तरीके से दे देते हैं, और सिनारियो में आपको ये मेंशन करेंगे कि एक पेशेंट है, और वो जो है डायग्नोज केस है ऑफ हाइपोथायराइड, और उसका लो T3 है।
टीएसएच उसका नॉर्मल है, T4 उसका नॉर्मल है। नाउ पेशेंट बताएं कौन सा स्टेट में है, ठीक है। तो फिर आपको वो प्राइमरी पिट्यूटरी हाइपोथायराइडिज्म की वजह है या यू थायराइड सिंड्रोम है, तो यू थायराइड में आपको नॉर्मल मिलेगा टीएसएच। टीएसएच को पकड़ के रखें, टीएसएच से ही डायग्नोज होती है ज्यादातर, ठीक है। टीएसएच को नहीं छोड़िएगा। T3 T4 को बाद में देखा करें, पहले टीएसएच को देखा करें, ठीक है। एबीसीडी मैनेजमेंट वही सेम आएगा, ग्रेजुअल रिवॉर्मिंग, ब्लैंकेट्स, क्योंकि हाइपोथर्मिया है भाई, हाइपोथर्मिया, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, मेंटेन नहीं हो रहा, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले रिवॉर्मिंग करनी है। ब्लैंकेट्स, एक्यूरेट कोर टेम्परेचर शुड बी रिकॉर्डेड विद ए लोअर रीडिंग रेक्टल थर्मोमीटर से आप ले सकते हैं। थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट विद एल थायरोक्सिन 300 to 400 माइक्रोग्राम गिवन ओरली वाया नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब और पेरेंटरली इफ अवेलेबल। Alternatively, dose of triiodothyronine 10 microgram at early IV or orally may be used। क्या देना है, थायराइड हार्मोन्स को मेंटेन नहीं कर पा रहा बंदा, लेता ही नहीं है ड्रग्स, तो क्या देंगे, थायरोक्सिन देंगे। कितनी देंगे, मैंने बताया ना कि जब तूफान आएगा, जब इमरजेंसी होगी, तो डोज भी फिर उस हिसाब से होगा, ठीक है ना। वैसे तो हम क्या दे रहे होते हैं, 25 माइक्रोग्राम, 50 माइक्रोग्राम की दो गोलियां थायराइड की सुबह में खा लें, लेकिन जब तूफान को कंट्रोल करना है, कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करना है, तो डोज भी उस हिसाब से होगा। तो एल थायरोक्सिन आता है 300 to 400, ओरली देंगे, एनजी के थ्रू दे सकते हैं, क्योंकि पेशेंट आपका मेंटल अल्टर्ड मेंटल स्टेटस के साथ प्रेजेंट होता है मिक्स एडिमा कोमा में। तो इसलिए आप नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के जरिए, एनजी ट्यूब लगी होती है, जाहिर बात है जब पेशेंट आपका मेंटल स्टेटस अल्टर्ड है तो एनजी तो आप पास करेंगे, या पैरेंटरली, ये आईवी में भी आती है, ठीक है, तो आप आईवी से भी दे सकते हैं अगर अवेलेबल है तो। अल्टरनेटिवली डोज ऑफ ट्राइआडोथायरोनिन भी, अगर आपके पास लेट्स सपोज एल थायरोक्सिन अवेलेबल नहीं है और ट्राइआडोथायरोनिन आपको मिल रही है, तो 10 माइक्रोग्राम एट आरली आईवी और ओरली में भी यूज, ठीक है। और उसके अलावा देखें, जब भी तूफान आएगा ना, तो स्टेरॉइड को नहीं भूलिएगा, ठीक है। स्टेरॉइड इमरजेंसी में जो है वो लाइफ सेविंग ड्रग है, हर मामले में है। आप लोगों को पता है, हम कार्टिजोन के बगैर तो जो है ना, इमरजेंसी कार्टिजोन के बगैर मतलब है ही नहीं। ऑलमोस्ट तकरीबन हर कंडीशन में ही हम हाइड्रोकोर्टिजोन को तो दे रहे होते हैं इमरजेंसी में। अगर हमारे पास ये चीज ना हो तो हम क्या मैनेज करेंगे। अब चाहे मैं वो सीएनएस की डिजीज उठा लूं या मैं कोई भी डिजीज उठा लूं, चाहे वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस से उठा लूं, तो मोस्टली हम हाइड्रोकोर्टिजोन तो दे ही रही होते हैं, चाहे फिर वो एनाफाइलेक्सिस ही क्यों ना उठा लूं, ठीक है। तो बहरहाल, तो आईवी हाइड्रोकोर्टिजोन शुड बी गिवन 200 मिलीग्राम स्टेट एंड 100 मिलीग्राम 6 आरली अंटिल द पेशेंट रीगेन कॉन्शियसनेस। अच्छा, क्यों नहीं देना हाइड्रोकार्टिजोन, देखें बीपी ड्रॉप हुआ, पल्स ड्रॉप हुई, फ्लूइड मैनेजमेंट ड्रॉप हुई, हर चीज तो कम हो रही है, तो हाइड्रोकार्टिजोन क्या करेगा, फ्लूइड भी रिटेन करेगा, बीपी को भी सेट करेगा आपका, ठीक है, और इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स या इन्फेक्शंस जो हैं वही तो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं। तो इसलिए हाइड्रोकार्टिजोन का तो रोल हो गया। कंट्रोवर्शियल बट नेसेसरी इन हाइपोपिट्यूटिज्म और मल्टीपल एंडोक्राइन फेलियर। अब देखें, बहुत सारी डिजीज में तो इसका कंट्रोवर्शियल रोल है, कहते हैं कि नहीं दें, लेकिन स्टिल हम यूज कर रहे होते हैं। एंश्योर एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन। कोविड में क्या था, कोविड का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, आप लोगों को पता है, जो कोविड 19 आया, ठीक है, लेकिन इमरजेंसी में दबा कर जो है वो हाइड्रोकॉर्टिजोन इस्तेमाल हुई कोविड के पेशेंट्स में, और पेशेंट सही भी हुए हैं, रेस्पॉन्स भी हुए हैं, ठीक है, लेकिन कोई उसका ट्रीटमेंट, कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट तो कोविड 19 का आज तक भी नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल क्लिनिकली देखना पड़ता है कि क्या चीज हमें देनी है। अब देखें इसमें क्या होता है, पेशेंट हाइपोवोलेमिक होता है तो आपको एडिक्वेट हाइड्रेशन देनी है, न्यूट्रिशन देनी है, 5 to 10% डेक्सट्रोज, क्योंकि पेशेंट हाइपो, हाइपो का मतलब हर चीज डाउन, तो ग्लूकोज भी डाउन होगी, ग्लूकोज डाउन होगी तो फिर क्या करेंगे, 5 to 10% डेक्सट्रोज सोल्यूशन टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस पेशेंट 10। ये देखें आ गया ना, हर चीज डाउन, तो सोडियम भी डाउन, सोडियम डाउन तो हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया को करेक्ट करना है। एंश्योर एडिक्वेट, और ये क्वेश्चन आता है, ये मैं बता दूं आप लोगों को, क्वेश्चन आता है ये हाइपोनेट्रीमिया का खास तौर पे, कि एसोसिएशन है मिक्स एडिमा कोमा में, क्या होता है, हाइपरनेट्रीमिया होता है या हाइपरनेट्रीमिया होता है, ठीक है। क्या सवाल, सिम्टोमेटिक, जी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वाला बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट तो नहीं था ना, कोई स्पेशल, कोई इरेडिकेट तो नहीं कर सकते थे आप, और आज तक भी कोई गाइडलाइंस नहीं है उसकी के प्रॉपर, क्योंकि वो, बहरहाल करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करें, एंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन, पेशेंट टेंड टू हाइपोवेंटिलेट रिजल्टिंग इन हाइपरकेपनिया, ठीक है, पेशेंट टेंड टू बी हाइपोवेंटिलेट, हर चीज डाउन। अगेन पॉइंट आ गया, क्या है, हाइपरवेंटिलेशन के साथ एसोसिएशन है या हाइपोवेंटिलेशन, यहीं से क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है। जब आपके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे ना, आप खुद ही आपके पास आएंगे, आप बना लेंगे कि हाँ भाई इसमें तो हर चीज डाउन होती है, तो ये हाइपर वेंटिलेशन के साथ तो हाइपो वेंटिलेट करेगा पेशेंट,
और जब हाइपोवेंटिलेट करेगा तो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब रिटेन करेगा तो हाइपरकेपनिया डेवलप करेगा। हाइपरकेपनिया क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन है ना, तो उसको हाइपरकेपनिया कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन, अब यहां से देखें दो क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है, पेशेंट आपका मिक्स्ड को हाइपोवेंटिलेट के साथ ट्रीटमेंट करेगा, या आपका हाइपोकेपनिया कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन करेगा या कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट करेगा, इस तरीके के सिम्टम्स, इस तरीके के आपको जो है ना क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। तो जब आप लोगों को पता है कि हाइपोवेंटिलेट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करेगा, तो इट इज हाइपरकेपनिया। ट्रीट द प्रिसिपिटेटिंग काज इन्फेक्शन में भी मार्क्ड बाय हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है। अच्छा भाई, एड्रिनल ग्लैंड पे आ जाते हैं हम जल्दी से। एड्रिनल ग्लैंड क्या है, एड्रिनल ग्लैंड आपके सामने है। ठीक है, किडनी के ऊपर आपके जो ग्लैंड्स होते हैं उनको एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। सिंपल है, ये जोन आ गया, ये थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी आ गई है। आगे चलते हैं हम लोग, कैसे मैनेज हो रहे हैं भाई एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स आपके ये मैनेज हो रहे हैं। अगेन आपका ब्रेन जो है ना, ब्रेन अल्लाह ताला ने सबसे ऊपर रखा है। हर चीज आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स आपके सारे कंट्रोल कहाँ से हो रहे हैं, ये देखें। जो चीज कंट्रोल करती है वो ऊपर होती है। तो अल्लाह ताला ने दिमाग को सबसे ऊपर रखा है, वहीं पे आपको डिफरेंट फंक्शंस दे दिए। हाइपोथैलेमस से, ये देखें एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी का डायरेक्ट लिंक कहाँ से, एड्रिनल ग्लैंड से। देखें अब एड्रिनल ग्लैंड आपके किडनी में पड़े हुए हैं, कंट्रोल कहाँ से हो रहे हैं, वहां से इसका लिंक चल रहा है सीएनएस से। ठीक है भाई, क्या क्या करेगा ये देखें। स्ट्रेस आया, उसने क्या किया, कॉर्टिजोल, कॉर्टिजोल सीक्रेशन। अब ये पिक्चर याद रखें, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच, ठीक है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, एसीटीएच आ गया, और एसीटीएच और एड्रिनल ग्लैंड का साथ चलेगा। एसीटीएच कहाँ से सीक्रेट हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड का सारा रोल। अब एड्रिनल ग्लैंड को समझने के लिए आप लोगों को एसीटीएच को समझना होगा और कॉर्टिजोल को समझना होगा, ये दो चीजें माइंड में रखें। कॉर्टिजोल, अगर एड्रिनल ग्लैंड हमारा कॉर्टिजोल प्रोड्यूस करता है, और कॉर्टिजोल आपका अगर कम हो जाए तो एडिशन डिजीज, और अगर कॉर्टिजोल ज्यादा हो जाए तो कुशिंग डिजीज। सिंपल है, देखें कितना सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, आप अपना कॉन्सेप्ट यहां से बना लो। ठीक है, कि अगर कॉर्टिजोल की कमी हो गई तो एडिशन डिजीज, और कॉर्टिजोल ज्यादा हो गया तो कुशिंग कुशिंग डिजीज। कंट्रोल कौन कर रहा है कॉर्टिजोल की प्रोडक्शन को, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, और क्या क्या काम है एड्रिनल ग्लैंड का, सिर्फ कॉर्टिजोल को पैदा नहीं करता, अल्डोस्टेरोन को भी प्रोड्यूस करता है, ये याद रहे। दो बड़े हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके एड्रिनल ग्लैंड से, एक कॉर्टिजोल और एक अल्डोस्टेरोन। दोनों का जब आपको याद होगा कि कॉर्टिजोल का क्या काम है, कॉर्टिजोल तो मीन समझ लें आपकी कॉर्टिजोन है, बस ऐसे ही समझ लें। अल्डोस्टेरोन आपकी नमकियात और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करती है और फ्लूइड को बैलेंस करती है। ठीक है, इसका भी बड़ा आसान, बहुत ही अच्छी टेबल बनी हुई है अगर आप देखेंगे। ठीक है, कि ये देखें, अगर अल्डोस्टेरोन की कमी हुई तो एडिशन डिजीज, और अगर इसकी ज्यादती हुई तो कौन सिंड्रोम। ये भी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी बड़े कॉमन है, कौन सिंड्रोम क्या है। तो देखिए, जब आपके पास ये पिक्चर आपके माइंड में होगी ना, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो दो हार्मोन प्रोड्यूस हुए एड्रिनल ग्लैंड से, एक कॉर्टिजोल, एक अल्डोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन का क्या काम है ये देख सकते हैं, कैल्शियम को एक्सक्रिएट करेगा, पोटेशियम एक्सक्रिएशन, सोडियम रिटेंशन, ये काम है अल्डोस्टेरोन का। कॉर्टिजोल का क्या काम है, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करेगा और फैट की मोबिलाइजेशन करेगा। प्रोटीन और फैट की मोबिलाइजेशन कौन मेंटेन करता है, कॉर्टिजोल। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज आपका कौन बना रहा है, कॉर्टिजोल। एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट, क्योंकि कार्टिजोन है, कॉर्टिजोल कार्टिजोन है, तो क्या है, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट तो है इसका। तो ये इफेक्ट्स हैं कॉर्टिजोल के। और आपका जो पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम को जो मेंटेन कर रहा है वो अल्डोस्टेरोन कर रहा है, जो फ्लूइड मैनेजमेंट करता है वो अल्डोस्टेरोन कर रहा है। ठीक है, तो अब ये चीज आप लेके आगे चलिएगा तो आपको समझ आ जाए। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एड्रिनल ग्लैंड को अफेक्ट करेंगे, ये आपके एड्रिनल ग्लैंड दो देख रहे हैं कैसे बेचारे, ये जो है वो यहाँ पर दिखाए हुए हैं पिक्चर में। ठीक है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे भाई, इमोशनल स्ट्रेस। लाइफ के जो इश्यूज होते हैं, कितने सारे इमोशनल स्ट्रेस क्या है भाई, मैरिटल स्ट्रेस आ गया कुछ लोगों को, डेथ ऑफ ए लव्ड वन, अनवांटेड अनएम्प्लॉयमेंट, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ये सारे लाइफ इश्यूज आपके इमोशनल स्ट्रेस को डेवलप करेंगे। इमोशनल स्ट्रेस आपको फियर को डेवलप करेगा, और फियर आपका क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड को अफेक्ट करेगा। ठीक है, लाइफ स्टाइल के फैक्टर्स आ जाते हैं, स्मोकिंग है, लेक ऑफ स्लीप है, ओवर एक्सर्शन है, आराम ही नहीं कर रहे हैं, बंदा लगा हुआ है काम में 24 घंटे, सिंपैथेटिक सिस्टम आपका एक्टिव हुआ है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव है ही नहीं, लेक और एक्सेसिव एक्सरसाइज, फिजिकल इनएक्टिविटी, लेक ऑफ रिलैक्सेशन, पुअर ईटिंग हैबिट्स, टॉक्सिन्स, कॉफी, कैफीन, शुगर, सारा दिन चाय पी रहे हैं, डाइट का देखें, सारे कितने सारे रिस्क फैक्टर हैं जो आपके एड्रिनल ग्लैंड रो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपने एड्रिनल ग्लैंड को देखें, दे आर सेड।
क्यों? क्योंकि आपका जो है बॉडी का जो हर पार्ट है वो रिस्पॉन्स करता है आपके डिफरेंट फैक्टर्स को, राइट? तो अब देखें, अब क्या है, मैंने जो पिक्चर दिखाया अब आपको समझ आ जाए। एड्रीनल इनसफिशिएंसी, इमरजेंसी में क्या है? एड्रीनल इनसफिशिएंसी। कौन से दो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे थे, अब ये देख लें क्लिनिकल फीचर में क्या होगा। भाई जब एड्रीनल इनसफिशिएंसी या एड्रीनल ग्लैंड का फेलियर हो गया, तो एड्रीनल ग्लैंड का काम क्या था? कॉर्टिसोल और अल्डोस्टेरोन पैदा कर रहा था। अब कॉर्टिसोल और अल्डोस्टेरोन आपका जो है वो समझ ले डेफिशिएंट हो गया। ठीक है, क्योंकि आपका एड्रीनल ग्लैंड जो है ना वो काम नहीं कर रहा। वो आपने पीछे एक पिक्चर में देखा, यहाँ पर आपके एड्रीनल ग्लैंड जो है वो दोनों सेड है, काम नहीं कर रहे प्रॉपर। क्यों सेड है? इस सारे फैक्टर्स की वजह से सेड है ये। ठीक है, सिंपल। तो एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी में क्या होगा? जब आपका कोर्टिजोल भी कम हो गया, जब आपका अल्डोस्टेरोन भी कम हो गया, तो क्या होगा? हाइपोटेंशन होगी। ठीक है, हाइपोटेंशन होगी, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर कौन मेंटेन कर रहा था? अल्डोस्टेरोन मेंटेन कर रहा था, कॉर्टिजोल मेंटेन कर रहा था। तो इसमें कमी हो जाएगी आपके हार्मोन्स की, मिनरल कॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी, पोस्चरल हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपर पिगमेंटेशन, ये फीचर्स हैं एड्रिनल इनसफिशिएंसी के। ये फीचर्स क्यों आए हैं? आपका ग्लूकोज लेवल कौन बना रहा था? कॉर्टिजोल बना रहा था। तो आपका ग्लूकोज जब नहीं बनेगा या आपका ग्लैंड फेल हो गया, तो आपका हाइपोग्लाइसीमिया भी डेवलप होगा, आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन नहीं होगा, आपको नोजिया, वोमिटिंग, वेट लॉस, फटीग, ये सारी सिम्टम्स आएंगी और हाइपर पिगमेंटेशन भी होगी। ठीक है, तो अब ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना? तो ये देखें, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड आपका ये किडनी पर दिखाया है। फिर यहाँ के इसके दो पार्ट आ गए, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, राइट? फिर अगेन वही पिक्चर मैंने आप लोगों को बताया, एसीटीएच को माइंड में रखना होगा आप लोगों को। एसीटीएच क्या करेगा? एड्रिनल ग्लैंड पर एक्ट करेगा। ये एड्रिनल ग्लैंड की पिक्चर है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है। ठीक है, फर्दर है, फिर उधर से क्या होगा? कार्टिसोल और अल्डोस्टेरोन को माइंड में लेके चलिएगा। एड्रिनल ग्लैंड, जब भी एड्रिनल ग्लैंड की बात आएगी तो एसीटीएच को माइंड में लेके चलिएगा। और जब एसीटीएच सिग्नल देगा एड्रिनल ग्लैंड को कि भाई मुझे अल्डोस्टेरोन पैदा करना है, और आप मुझे अल्डोस्टेरोन, मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड या अल्डोस्टेरोन दो, और मुझे कॉर्टिसोल, ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड भी हम कहते हैं और हम कॉर्टिसोल भी कहते हैं, तो आप कॉर्टिसोल और अल्डोस्टेरोन को याद रखो। ठीक है, ये मुझे चाहिए। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रेस्पॉन्स, मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का क्या इफेक्ट होगा? रिटेंशन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर बाय किडनी। देखें क्या करेगा, मैंने बताया ना आप लोगों को, अल्डोस्टेरोन का काम है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। तो क्या करेगा? इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है आपका अल्डोस्टेरोन, जिसको हम मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कहते हैं। और ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड क्या करेंगे? प्रोटीन एंड फैट ब्रेक डाउन करेगा, कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी करेगा, सारी चीजें हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रेस्पॉन्स, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन टू ग्लूकोज है ये। तो स्ट्रेस के अंदर जो रेस्पॉन्स होगा ये अलग से रेस्पॉन्स दिया हुआ है। ठीक है, ये एड्रिनल मेडुला के ऊपर इफेक्ट होगा, तो कौन कौन से रिस्पॉन्स होंगे? ये एड्रिनल कॉर्टेक्स, दो पोर्शन उसने बता दिए। एड्रिनल ग्लैंड के दो पोर्शन है, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर ये एसीटीएच ने एक्ट किया। ठीक है, और एड्रिनल मेडुला पर कहाँ से आया है? नर्व सेल से, यहाँ से, और वो नॉर एपिनेफ्रीन एंड एपिनेफ्रीन प्रोड्यूस हुए। अब मेरा ख्याल है बहुत ही इजी पिक्चर हो गई कि यहाँ पे कॉर्टिसोल और अल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस हुए एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और एड्रिनल मेडुला जो दूसरा पोर्शन है एड्रिनल ग्लैंड का, वो पैदा करता है आपका एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, और सिंपैथेटिक सिस्टम क्योंकि एक्टिव हो जाता है। लेट सपोज सिग्नल नहीं गया, आपका जो एड्रिनल ग्लैंड का या एड्रिनल कॉर्टेक्स फेल हो गया और उसने प्रोड्यूस नहीं किए, अभी प्रोड्यूस करने में वो टाइम लगा रहा है आपका अल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल। तो जब तक क्या होगा? जब तक आपका शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रेस्पॉन्स क्या होगा कि एड्रिनल मेडुला कहेगा ठीक है, आप जब तक अल्डोस्टेरोन बनाओ और जब तक कॉर्टिसोल बनाओ, जब तक मैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन बना के चीजों को मेंटेन करता हूँ। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन आप